नमस्कार दोस्तों, आज की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 8 दिन का लिया समय, लेकिन मोदी के राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहे जाने पर ऐसे शब्द का किया है इस्तेमाल की बीजेपी और गोदी मीडिया के लिए गले की फांस बन गया है। ये शब्द दोस्तों बताएंगे किस शब्द से मोदी को संबोधित किया है कांग्रेस पार्टी ने। और पंजाब हरियाणा कोर्ट की ओर से तगड़ा झटका दिया गया है किसानों के आंदोलन के बीच। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला शंभू बॉर्डर को लेकर। और 10 लाख दलित कमांडो बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी, बताएंगे कौन सी स्ट्रेटजी के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं, बताएंगे कौन कौन सी सीट पर किस किस को मैदान में उतारा जाएगा। इसी के साथ में प्रशांत किशोर क्या बिहार के अंदर मुस्लिम और दलित वोटों को बांटने का कर रहे हैं प्रयास, बताएंगे नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के साथ ही किए गए दावे पर शुरू में ही उठ गए हैं कई सारे बड़े सवाल। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के अयोध्या में चुनाव जीतने के बाद अब एक और सीट पर असेंबली इलेक्शन होने वाला है, काफी दिलचस्प बताएंगे। रोचक मुकाबले के बीच सपा कांग्रेस ने कर ली अपनी पूरी तैयारी दोस्तों। लीडर ऑपोजिशन के पद को कैसे बचाएगी कांग्रेस पार्टी है संकट में, लीडर ऑपोजिशन का पद बताएंगे राज्यसभा को लेकर। ये बड़ी जानकारी है, एक एक करके चलेंगे सारी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं दोस्तों कि राजनीति में जस का जवाब तस से और सही समय पर दिया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में आप लोगों की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने लगभग 9 दिनों का इंतजार किया, लेकिन उसके बाद जो पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाकर मैदान में उतरने का फैसला लिया है, इससे बीजेपी से लेकर गोदी मीडिया के लोग बुरी तरीके से बौखलाएंगे दोस्तों। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए राहुल गांधी को बालक बुद्धि बता दिया। और इसके बाद बीजेपी के लोग काफी खुश हो रहे थे, उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 9 दिनों का समय लिया है पूरी तैयारी के बाद रणनीति के साथ मोदी के खिलाफ एक नए शब्द को गढ़ दिया है दोस्तों। संसद सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी, नीट, अग्निपथ जैसे कई सारे मामले पर भाजपा से सरकार से सवाल पूछे थे। इस पर नरेंद्र मोदी भड़कते हुए राहुल गांधी को बालक बुद्धि बता रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी ने मोदी पर निशाना साधते हुए वीडियो शेयर करते हुए कह दिया कि आप जानते हैं बालक बुद्धि कौन है। और जो वीडियो शेयर किया गया है इसमें नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने बेतुके बयान दे रहे हैं, चाहे वो फोटोजेनिक मेमोरी वाला मामला हो, या फिर क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, हमारी सहने की क्षमता कम हो गई हो, या फिर वो 2AB वाला जो फॉर्मूला जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता वो बता रहे थे। उन्हीं सभी को वीडियो को एकजुट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने शेयर करते हुए लिखा कि क्या आप जानते हैं कि बैल बुद्धि कौन है। और कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्ट तो नहीं लिखा कि नरेंद्र मोदी को हम बैल बुद्धि बोल रहे हैं, लेकिन बैल बुद्धि कौन है ये सवाल पूछकर जो वीडियो नरेंद्र मोदी का शेयर किया गया, इससे सब आसानी से समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि बोलकर पुकारा जा रहा है। और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने डिटेल में जानकारी देते हुए कहा कि बैल बुद्धि कौन है। और इसके बाद नोटबंदी से लेकर तमाम उस योजनाओं का जिक्र किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार लेकर आई है, और नरेंद्र मोदी से जुड़े कई सारे मामले बताए गए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने इनडायरेक्ट तरीके से नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि बता दिया है। हालांकि इस बयान पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई रिस्पांस सामने नहीं आया दोस्तों। शायद बीजेपी के लोग सोच रहे होंगे कि हम इस पर जवाब नहीं देंगे तो मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं थम जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर मानने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कराया गया है दोस्तों। देखा जा सकता है कि 30,000 से ज्यादा इस पर ट्वीट किए गए, पोस्ट किए गए, और पहले नंबर पर बैल बुद्धि ट्रेंड हो रहा था। आपका क्या मानना है दोस्तों, बालक बुद्धि या बैल बुद्धि, इनमें से दोनों में से कौन सा शब्द आपको ऐसा लगता है जिसे सुनने के बाद नेताओं के समर्थक भड़क जाएंगे, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव परिणाम दिखाते हैं कि पूरे देश भर के अंदर दलित समुदाय ने संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के समर्थन में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी जैसी परंपरागत पार्टी तक का साथ उन्होंने छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर दिया। कांग्रेस पार्टी अब 14,000 दलित संविधान रक्षकों के साथ तैयार है दोस्तों। लोकसभा चुनाव में दलित समुदाय के मतदान को ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में करवाने में कांग्रेस पार्टी सफल हो गई थी। इसके बाद पार्टी ने फैसला लिया है कि 26 नवंबर तक पूरे देश भर के अंदर 10 लाख संविधान रक्षक बनाए जाएंगे। इसके द्वारा हर गांव में 2 संविधान रक्षक समिति बनाई जाएगी। 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन पूरे देश के अंदर एक निर्धारित समय पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाएगा, यानी द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाएगा, जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व लिखा हुआ है। और आगे भारत की संविधान की मूल भावना बताई गई है, चाहे डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, या फिर सोशलिस्ट, सोवरेन और सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। कुल मिलाकर दोस्तों ये भारत की मूल भावना है, जिसको 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जनता को याद दिलवाना चाहती है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान की प्रति लागू की गई थी, यानी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। इस दिन को कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट करने जा रही है। 10 लाख की संख्या काफी ज्यादा होती है दोस्तों, पूरे देश भर के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा। साथ महाराष्ट्र के अंदर भी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, और सीट शेयरिंग को लेकर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी 120 से लेकर 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना यूबीटी को 90 से 100 सीटें मिल सकती है। एनसीपी एसपी को 80 सीटें मिल सकती है। और मुंबई के अंदर लगातार बैठकें जारी है, कंसेंसस बनाया जा रहा है दोस्तों, यानी सहमति बनाई जा रही है। नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर हो जाए, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि कैसे मैदान में उतरना है। सारे मंजे हुए नेता हैं, सबको पता है कि किसका उम्मीदवार मजबूत है और किसको कितने सीट की आवश्यकता है। आने वाले दिनों के अंदर सारी क्लैरिटी सामने आने के बाद ये तय है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन तो चुनावी कैंपेन में जुट जाएगा, और महायुति में आपस में सिर फुटबॉल लगातार
लगातार जारी रहेगा। साथ साथ दोस्तों शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश से पिछले 5 महीने में यहां प्रदर्शन कर रहे किसानों को राहत मिली है कि याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा पुलिस के द्वारा लगाई गई 7 लेयर की बैरिकेडिंग को 1 सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश जारी कर दिया है। यानी किसानों के आंदोलन के समय ये ब्लेम गेम किया जा रहा था और आरोप लगाए जाते कि किसानों ने रोड को रोक रखा है, जबकि हकीकत ये थी कि किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए गए थे। प्रशासन के लोगों ने स्थानीय लोगों को परेशान करने के लिए ये किया था और किसान बार बार कह रहे थे कि हम बैरिकेडिंग हटाने के पक्ष में इसे हटाया जाए, लेकिन हटाने का काम तो प्रशासन का है क्योंकि लगाया प्रशासन ने था और अब कोर्ट ने भी उन्हें 7 दिनों के अंदर हटाने के लिए कह दिया है। साथ साथ बिहार के सियासत में जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों छाए हुए हैं। बिहार में जगह जगह जाकर जनसुराज यात्रा करते हुए दावा कर रहे हैं कि उनको काफी समर्थन मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव लगभग 1.5 साल दूर है। 2 अक्टूबर 2024 को अपने पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान करेंगे। दोस्तों उन्होंने कहा है कि वो गांधीवादी राजनीति को आगे ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो गांधीवादी विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ती थी, उसी विचारधारा को आगे प्रमोट किया जाएगा। गांधीयन कांग्रेस आइडिया को प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को तो पहले पार्टी बनाई जाएगी, फिर 75 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाएगा। उससे पहले 21 नेताओं की एक कमेटी गठित की जाएगी जो पार्टी के इन मामलों को देखेगी। सवाल यह है कि ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की बातें वो जो कर रहे हैं, तो क्या आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का वोट काटने की तैयारी चल रही है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि 75 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट जरूर उतारेंगे, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट जो उतरेंगे जरूरी नहीं है कि वो इतने ताकतवर हो कैंडिडेट हो और मजबूत कैंडिडेट हो जो चुनाव जीत पाए। फिर तो पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में लाने के लिए और खासकर वोटों को डिवाइड करने की पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि 50% से ज्यादा आबादी चाहती है कि नया दल बने। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि प्रशांत किशोर अपनी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और नीतीश कुमार की रणनीति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राय अपनी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे के विधायक सुनील प्रभु ने याचिका दाखिल की थी, जिसे लिस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को लिस्ट करने पर विचार करना शुरू कर दिया है। सुनील प्रभु के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को जल्द लिस्ट करने को कहा था। सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले, इसलिए केस को 12 जुलाई को ही सुना जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। आप लोग मेल करिए, मेल पर रिक्वेस्ट भेजिए, आगे देखते हैं क्या करना है। साथ साथ बाई इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों अयोध्या के ही मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, और ये दिलचस्प मुकाबला होने वाला है क्योंकि अयोध्या की सांसदी की सीट तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त कैंडिडेट ने जीत लिया और अब बीजेपी चाह रही होगी कि अयोध्या की इस सीट पर, मिल्कीपुर सीट पर चुनाव जीतकर ये बताने का प्रयास किया जाए कि अयोध्या की जनता बीजेपी के साथ में खड़ी है। लेकिन मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद पिछली बार चुनाव जीते थे और इस बार भी उनके समर्थन से ही कोई कैंडिडेट जीतने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि लगभग सारी सीटों को लेकर मंत्रियों को मैदान में उतारा है। तो क्या अफसरों को इस्तेमाल करके मंत्रियों को जिम्मेदारी देकर पूरी तरीके से क्या प्रशासन के गलत इस्तेमाल की तैयारी चल रही है? आरोप विपक्ष की ओर से लगाए भी जा रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी सुरक्षित है क्या? ये बड़े सवाल है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में सांसदों की संख्या कांग्रेस पार्टी की 29 से 27 हो गई है। हालांकि उच्च न्यायालय विपक्षी नेता होने के लिए 25 सीटों की संख्या होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस आंकड़े से 2 ज्यादा है। अभी राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को सता रहा था कि राज्यसभा में विपक्ष की कुर्सी हो सकती है। लोकसभा चुनाव के वक्त जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाश रही थी, तब राज्यसभा सांसदों के नाम सामने आए थे। तब शीर्ष नेतृत्व ने तर्क दिया था कि अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी और वहां से पार्टी को राज्यसभा नहीं मिल रही है। अगर राज्यसभा सांसद भी लोकसभा चुनाव लड़े तो सीटें खाली हो जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी के हाथ से नेता प्रतिपक्ष का पद निकल जाएगा। लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि पार्टी के पास 27 का आंकड़ा था, जो एक बार फिर से बढ़कर 28 होने वाला है, क्योंकि बीआरएस पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले नेता केशव राव को पार्टी राज्यसभा का मेंबर बनाने वाली है। और हो सकता है कि हरियाणा के अंदर भी एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आ जाए। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री आईपी सिंह बोले, कहा उपचुनाव में मंत्रियों को प्रभारी बनाने का साफ मतलब है कि पंचायत चुनाव जैसे शासन प्रशासन का नंगा नाच करना। ऐसे में चुनाव आयोग से निष्पक्ष रहने की उम्मीद करता है समाजवादी पार्टी। चुनावी जिलों में तैनात बीजेपी पक्ष के अफसरों को हटाना होगा और थानों पर तैनात कुछ विशेष लोगों को हटाना होगा। लाख हेर फेर के बाद घोसी सीट पर पार्टी ने जोरदार जीत हासिल की थी। यदि रामपुर जैसे जाति नहीं हुई तो 10/10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए पूरे मामले पर संज्ञान लेने के लिए कहा जा रहा है। जिस तरीके से योगी सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदारी विधानसभाओं की दी जा रही है दोस्तों, सवाल उठने पूरी तरीके से लाजमी है। वहीं पर एडमिरल अरुण प्रकाश ने, जो पूर्व नौसेना के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने कहा कि अग्निवीर हमारी युद्ध क्षमताओं को कमजोर कर देंगे। अनट्रेंड अग्निवीर केवल संतरी ड्यूटी के योग्य हैं। इसके बाद अग्निवीर को लेकर कई और लोगों ने सवाल खड़े किए। मंजू सिंह जो शहीद अंशुमन सिंह की मां है, उन्होंने कहा कि 2 तरीके के फौज नहीं होने चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। हालांकि बीजेपी की सरकार निवेदन को अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन सेना के अंदर से ही अब जो आवाज उठने लगी है तो मानना पड़ेगा ही। साथ साथ बदला जाए रामनगर का नाम। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के प्रस्ताव पर मचा है बवाल। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर
बेंगलुरु दक्षिण करने का प्रस्ताव कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को सौंप दिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री को प्रस्ताव सौंपने के बाद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि रामनगर जिले के विधायकों और जिला प्रभारी मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को प्रस्ताव दिया है। दरअसल ये पहले रामनगर, चन्नपटना और मागड़ी, कनकपुर और हरोहल्ली ब्लॉक के विकास और भविष्य को ध्यान में रखते हुए की गई है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम बदलकर प्रस्ताव बेंगलुरु दक्षिण जिले करने की मांग की है। हालांकि बीजेपी के लोग इस पर भड़के हुए हैं। जेडीएस नेता कुमारस्वामी कह रहे हैं कि इसकी हम आलोचना करते हैं, इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ किए जाने का ये पूरा मामला है। देखते मुख्यमंत्री अलाउ करते हैं नहीं करते। साथ साथ दोस्तों अराउंड 20 ऐसे अग्निवीर हैं जिन्होंने एक साल के अंदर वीर गति प्राप्त की है, यानी उनकी जान चली गई है। कांग्रेस पार्टी ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर स्कीम भारत के फौजियों के लिए घातक है। हालांकि इस पर बीजेपी के लोगों की ओर से कोई रिस्पांस सामने नहीं आ रहा है। दोस्तों कई सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि इस स्कीम के कारण लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। खासकर भारतीय सेना में शामिल होने वाले जवानों को भी नुकसान हो रहा है। वहीं पर महबूबा मुफ्ती की बेटी का आरोप, कहा मेरा फोन पेगासस सॉफ्टवेयर से हैक किया गया, आईफोन के द्वारा बार बार अलर्ट भेजा जा रहा है। वहीं पर मोदी के विकास मॉडल है या फिर किसी भूत प्रेत का काम है। दरअसल दोस्तों अचानक से पानी नीचे से सड़क के उभर कर ऊपर आता है और सड़क टूट जाती है। इस तरीके का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी का नेता निशाना साधा था। इस पर अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताने वाले अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि केरल का मामला जहां का डेवलपमेंट मॉडल कांग्रेस और लेफ्ट का मॉडल है। कांग्रेस के प्रवक्ता केरल में अपने और लेफ्ट पार्टी के विकास के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आमतौर पर मैं किसी भक्त या किसी ट्रोल का जवाब नहीं देता, पर अशोक श्रीवास्तव क्या केरल भारत का हिस्सा नहीं है? नरेंद्र मोदी जी भारत के अभिन्न अंग केरल के प्रधानमंत्री नहीं है क्या, या मोदी केवल भाजपा शासित राज्यों के ही प्रधानमंत्री है? ये सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, इस पर कोई जवाब अब आया नहीं है। डीडी न्यूज के पत्रकार है जो अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन उनकी पत्रकारिता देखने वाला कह सकता है आंख बंद करके कि पत्रकारिता के नाम पर एकदम भक्तिभाव चल रहा है। साथ साथ बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं कि 5 लाख रोजगार हेमंत सोरेन सरकार नहीं दे पाई है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अब तक 20 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली? पहला सवाल। दूसरा, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा को आप पूरा करवा रहे हैं क्या? ये सवाल पूछा गया है। या कुतुब मीनार की तरह मान ले कि ये झूठ था? खैर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है झारखंडियों को नौकरी और रोजगार देने के लिए, पर जब भी हमने झारखंडियों का हित आगे किया आपने पहाड़ियों के जरिए क्यों मुकदमे करवाए? पहला सवाल। दूसरा ये कि क्यों आपने पीआईएल और पीआईएल करवाकर हर नियुक्ति में बाधा उत्पन्न किया? तीसरा ये कि क्यों आपने बाहरियों के जरिए पीआईएल का औजार बनाकर झारखंडियों हक लूटना चाहा? जवाब दीजिए। साथ साथ संघ के प्रांत प्रचारक की 3 दिवसीय बैठक 2025 में संघ का शताब्दी वर्ष है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और अब 2025 में 100 साल होने वाले हैं। आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि वो 1 लाख शाखा बनाने का लक्ष्य बनाकर मैदान में उतर रहे हैं। जमीन पर उतारे जाएंगे सामाजिक प्रयोग के काम। कुल मिलाकर दोस्तों आरएसएस के लोग अपनी शक्ति बढ़ाने का दावा कर रहे हैं और संघ की 3 दिवसीय बैठक होने वाली है। क्या केंद्र में बीजेपी की कमजोर सरकार बनने के बाद आरएसएस इसे एक मौके के तौर पर देखता है कि वो अपने दबदबे को आगे बढ़ाए और भारतीय जनता पार्टी से अपने हित में कार्य करवाए? ये बड़ा सवाल है। सासा अनिल मसीह जो चंडीगढ़ के अंदर चुनाव में रिगिंग करते हुए यानी चुनाव को पूरी तरीके से लूटने की कोशिश करते हुए कैमरे पर पकड़ा गया था, उसके बाद कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई थी। और अब चंडीगढ़ के मामले को लेकर एक और बड़ी जानकारी यह है कि अनिल मसीह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भारत के संविधान, भारत के निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा को पूरी तरीके से ऑन कैमरा छिन्न भिन्न करने वाले अनिल मसीह जैसे व्यक्ति को आज भी चंडीगढ़ के नगर निगम में देखा जा सकता है। दोस्तों सवाल यह है कि क्यों भारत के संविधान, भारत के कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने दिया जा रहा है? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर इसी तरीके से और भी अधिकारियों के मन बढ़ जाएंगे और वो भारत के संविधान की फ्री एंड फेयर इलेक्शन के वादे को भी फिर से छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के मंत्री बता रहे थे कि एक विदार की कीमत 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। इस पर प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया कि आटे दाल का भाव तो आम जनता को पता होगा, मंत्री अधिकारी तो अयोध्या में जमीन का भाव पता करने में व्यस्त थे, आटे दाल का भाव तो आम जनता को पता होगा। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री का बयान काफी किरकिरी करवाने वाला बयान है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेता से माफी मंगवाना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा कि पार्टी के लोग भी इस पर कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं और मंत्री भी पूरे मामले पर कन्नी काटते ही बच रहे हैं। दोस्तों उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि इतनी महंगी दाल खाने को लोग मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद मंत्री जी कह रहे हैं कि 100 रुपए से ज्यादा दाल के दाम नहीं है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के देवरिया भी सुर्खी में है। सूर्य प्रताप शाही ने दाल क्रांति को लेकर जो बयान दिया था, बीजेपी के लोगों ने राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का जोरदार विरोध किया है। देवरिया के सलेमपुर में सम्मान समारोह कार्यक्रम था। कार्यकर्ताओं ने बवाल काटते हुए कहा कि जहां पार्टी हारी हो वहां कार्यकर्ता सम्मान समारोह, यह हम सभी का अपमान है और सबसे दुख की बात यह है कि जिसने पार्टी को हरवाया है वो मंच पर है और कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगा। पार्टी को हरवाने वाले से कोई सम्मान नहीं ग्रहण करना है। सलेमपुर में बीजेपी को जानबूझकर हरवाने वाले कई कार्यकर्ता सम्मानित किए जा रहे हैं, जो नहीं चलना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों 2 तरीके की भाजपा बन गई है। एक बीजेपी के पुराने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करवाकर बीजेपी को हराने में सहयोग दे रहे थे, और दूसरे वो लोग हैं कि 2024 की स्थिति में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनने के बावजूद भाजपा के साथ खड़े थे। वो लोग जो पार्टी के लिए वोट डलवा रहे थे वो लोग कह रहे हैं कि हमें उन लोगों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए जो लोग पार्टी को हराने के लिए काम कर रहे थे। जितवाने वाले और हरवाने वालों को एक
एक जैसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, एक तरीके का सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, दोनों को अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। हालांकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और बड़े लोग चाह रहे हैं कि जैसे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं में समन्वय देखने को मिले, लेकिन दो तरीके के गुट बन गए हैं, एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले, एक विरोध करने वाले, विरोध करने वालों को भी सम्मान देकर समर्थन करने वाले लोगों का अपमान किया जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश के खिलाफ एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहते हैं कि तलाक के बाद पत्नी के भरण पोषण से जुड़ी सीआरपीसी की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और दोस्तों भारत के कई सारे प्रसिद्ध अखबार है, जिसमें से एक है डेक्कन क्रॉनिकल, जो इंग्लिश में काफी ज्यादा पॉपुलर अखबार है और आंध्र प्रदेश के साथ साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में काफी ज्यादा प्रतियां बेची जाती है और काफी ज्यादा लोग इस अखबार को पढ़ते हैं। ऐसे में दोस्तों टीडीपी के लोगों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में सरकार बनने के बाद टीडीपी के लोग डेक्कन क्रॉनिकल के दफ्तर के पास पहुंच जाते हैं और उनके बैनर पोस्टर पर आग लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की गई है दोस्तों। इस पूरे मामले पर पूरे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि मैं इस बात की पूरी तरीके से भर्त्सना करता हूं कि डेक्कन क्रॉनिकल अखबार जो इतना प्रतिष्ठित अखबार है उसके दफ्तर पर अटैक की गई है, आग लगाया गया है। ये टीडीपी से जुड़े हुए लोग हैं। ये भारत के अंदर मीडिया को दबाने का प्रयास किए जाने का एक तरीका है। टीडीपी के लोग हमेशा से एक ऐसे मीडिया को पसंद करते हैं जो उनके पक्ष में काम करे। आंध्र प्रदेश के अंदर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दी गई है और डेमोक्रेटिक चीजों का उल्लंघन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि इस पूरे मामले पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और कार्रवाई कीजिए, लोकतांत्रिक भावनाओं को बचाकर रखिए। साथ साथ उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में कई जगह पहाड़ों के टूट के गिरने का मामला सामने आ रहा है दोस्तों, भूस्खलन का मामला सामने आ रहा है और ऐसा उन जगह पर जहां ज्यादा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लेकर आए गए हैं वहां देखने को मिल रहा है। और 2020 में 11 सितंबर को एक आर्टिकल लिखा गया था द हिंदू में, इसमें कहा गया था कि मोदी सरकार के द्वारा जो हाईवे के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू किए जा रहे हैं और हिमालय रीजन में चाहे हिमाचल हो उत्तराखंड हो वहां लागू किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से लीगल वायलेशन है, यानी कानूनों का उल्लंघन है। इस पर विनोद कापड़ी बोले, कहा उत्तराखंड के ही है, इसलिए आपको जवाब दे रहा हूं क्योंकि सबसे पहले आपको ही हिमालय की चिंता होनी चाहिए। उत्तराखंड के लोगों को टैग करके उन्होंने ये रिपोर्ट दिखाई है दोस्तों। जिस तरीके से भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पर हिमालय रीजन को काफी ज्यादा फ्रेजाइल, काफी ज्यादा कमजोर कर दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों को छिन्न भिन्न करने से रोका जाना चाहिए और पहाड़ों को बचाने का समय आ गया है और देश के सर्वोच्च न्यायालय को पूरे मामले पर इंटरवीन करनी चाहिए, तो अपनी राय जो लेकर जाएगा। साथ साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी रसिया के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के गले लगकर उनको शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी और यहां तक कि उनके पीठ को थपथपा रहे थे। इस पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि भारत जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, उसके नेता अगर कई लोगों की हत्या करने वाले प्रेसिडेंट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गले लग रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि जो शांति प्रस्ताव होना चाहिए, जो शांति के लिए कदम उठाया जाना चाहिए, इससे वो काफी ज्यादा खराब हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों अभी तक भारत यूक्रेन और रूस में बैलेंस बनाए हुए था। ऐसा लग रहा था कि भारत एकदम बीच में रहकर दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, दोनों के साथ रिश्ते, दोनों के साथ बिजनेस डील करना चाहता है। लेकिन रसिया के प्रेसिडेंट के साथ जिस तरीके से मुलाकात हुई है और जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से आलोचना की है, मोदी और बीजेपी की देश नीति कटघरे में है, सवालों के कटघरे में है। जो भी जानकारी आएगी आप तो लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ राजस्थान के अंदर एक देश एक चुनाव के तर्ज पर एक राज्य एक चुनाव कराने की तैयारी चल रही है, वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी चल रही है। इसके तहत सारे पंचायत के इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे। घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव के तर्ज पर ऐसा करने का वादा किया गया था, बजट में भी इसकी जानकारी दी जा रही है। साथ साथ झारखंड में बीजेपी के साथ खेला करेंगे क्या सरयू राय, कद्दावर नेता को अपने साथ में लेकर आ सकते हैं दोस्तों। उन्होंने पूरे विधायक और बीजेपी के नेता कुणाल चाड़ंगी से गोपनीय मुलाकात की है और ये मुलाकात के बाद कुणाल जल्द ही सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा में शामिल होने की संभावनाएं जता रहे हैं। सरयू राय ने कुणाल को बहरागोड़ सीट से मैदान में उतारने का प्रस्ताव भी दिया है। झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले भांति भांति के समीकरण बन रहे हैं। क्या इन समीकरण से किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान होगा या किसी और को फायदा होगा, डिटेल में आगे सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। आगे देखते हैं क्या कोई कदम उठाएंगे सरयू राय या फिर नहीं। सासा लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद संगठन की सफाई में जुट गई बीएसपी, कई सारे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बसपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज बनाने का दावा किया है। इसमें राज्य में 1,74,359 बूथों पर 5 सदस्यीय कमेटी गठित होने की बात कही है। लिहाजा चुनाव से पहले 8,71,795 कार्यकर्ताओं की फौज सिर्फ बूथ लेवल पर तैनात करने का खाका तैयार किया गया है। 2027 के चुनाव से पहले बीएसपी अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रही है। हालांकि कितने ज्यादा बढ़ोतरी एक्टिविटी में देखने को मिलेगी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद बीएसपी एक्टिव हो जाती है और कुछ दिनों के बाद एकदम सन्नाटा देखने को मिलता है। साथ साथ दोस्तों एआईएडीएमके के नेता जीएसईपीएस यानी पलानीस्वामी ने कहा है कि वो 2026 के असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, यानी बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन टूटने जा रहा है असेंबली इलेक्शन में अगर दोनों अलग लड़ेंगे, जैसा कि जानकारी न्यूज 18 में दे दी गई है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में फिर से खाता खोलने के लिए स्ट्रगल करेगी और एआईएडीएमके डीएमके के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं बनेगी और डीएमके लेफ्ट पार्टी की सरकार आगे आने वाले दिनों के अंदर भी चलती रहेगी। साथ साथ
कार्यकर्ताओं का काम नहीं करे तो अधिकारियों को उल्टा लटका देना। छत्तीसगढ़ के अभनपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक इंद्र कुमार साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी कह रहे हैं कि सरकार के पास सरकारी भर्ती निकालने के लिए पैसा नहीं है, पैसा कहां से लेकर आएंगे। इस पर नेहा सिंह राठौर बोली, कहा जहां जहां पैर पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। और आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की एक वीडियो शेयर करते हुए मोदी के भाषण को जोड़कर निशाना साधा, जिसमें मोदी कह रहे थे कि रोड बनाने के लिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि रोड टूटकर गड्ढे में जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने लिखा कि मोदी जी की स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़कों का हाल देखिए कैसे टूटकर गर्त में जा रहा है। साथ साथ लोग को पायलट को एसी रूम और फुट मसाज की सुविधा। राहुल गांधी के दावे से रेल मंत्री ने पल्ला झाड़ा से खारिज करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने गलत दावा किया है। आप लोगों की जो भी राय दोस्तों लिखकर जरूर आएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।